नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी से में स्वागत है। ये करंट अफेयर एमसीक्यू का 11वां वीडियो होगा। इससे मार्च और अप्रैल के कुछ शानदार जो करंट अफेयर के टॉपिक थे उनसे जुड़े हुए एमसीक्यू हैं। और एक ही वीडियो होगा क्या मार्च अप्रैल का? नहीं, और भी कई सारे एमसीक्यू मैं अभी करवाऊँगा। इसमें जितने एमसीक्यू होंगे आज उसको कंप्लीट करेंगे, फिर आपको अगले वीडियो में करवाऊँगा। इससे पहले 10 वीडियो और अपलोड हो चुका है। वो आपको न्यूज़पेपर एमसीक्यू नाम से प्लेलिस्ट होगा जो यूपीएससी और बीपीएससी एग्ज़ाम दोनों के लिए है। दोनों में ही आपको काम करेगा। बीपीएससी में खास तौर से अभी मदद करेगा, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इससे पहले कि जितने भी वीडियो हैं उन सभी का पीडीएफ कंपाइल करके मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया था। ये पीडीएफ भी आपको 1 से 2 दिन बाद मिल जाता है टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपको बीपीएससी को लेकर टेस्ट सीरीज़ में ऐड होना हो तो आप बता सकते हैं। 450 में 25 टेस्ट और उसके वीडियोज़ अवेलेबल हैं। टेस्ट सीरीज़ के वीडियो और 25 टेस्ट के पीडीएफ वगैरह अवेलेबल हैं। अगर आपको जुड़ना हो तो आप बता सकते हैं। टेस्ट संपन्न हो चुका है बहुत पहले ही। अब उसके वीडियोज़ अवेलेबल हैं जो पेड है। अगर आपको जुड़ना हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। देखिए कौन सा एमसीक्यू। पहला सवाल देखिए क्या है कि एमटीवी वैक ये क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा था। एमटीवी वैक क्या है ये? तो ये भारत बायोटेक द्वारा टीबी की बनाई गई वैक्सीन है जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा था। एमटीवी वैक इसको नाम दिया गया है। अगला सवाल है कि दुलुंग सुबनसिरी हाथी गलियारा कहाँ पर स्थित है? मैंने ये करवाया था एमसीक्यू वीडियो, न्यूज़पेपर वीडियो में करवाया था। ज़रा बताइए मुझे कहाँ पर है ये? तो इसका आंसर हो जाएगा असम में है। चर्चा में था ये। क्या नाम था इसका? इसका नाम था दुलुंग सुबनसिरी एलिफेंट कॉरिडोर, जो कहाँ पर है? असम में स्थित है। सुबनसिरी नदी के बारे में है। अब सुबनसिरी कॉरिडोर जो है इसी एलिफेंट कॉरिडोर के ठीक बगल में ही ये नदी है। ठीक है, तो अब उसके बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। सुबनसिरी नदी के क्षेत्र पर विचार करें। यह अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है। इस नदी को गोल्ड रिवर के नाम से भी जाना जाता है। यह पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश से निकलती है। कौन से कथन सही हो जाएंगे? तीसरा का आंसर हो जाएगा बी। पहला और दूसरा तो यहाँ पर सही है, तीसरा यहाँ पर गलत है। तीसरा यहाँ पर गलत है क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश के मिरी पहाड़ी से होकर बहती है, तिब्बती हिमालय से निकलते हुए आती है ये। हाल ही में भारत की बेशकीमती बासमती चावल की किस्में जैसे पूसा 1121 और 1509 बासमती नए नाम के तहत पाकिस्तान में पाई गई थी। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। भारत के जो चावल थे उसी को पाकिस्तान में पाकिस्तानी किसान उपजा रहे थे और नए नाम के साथ में बेच रहे थे, जिसके कारण से भारत का व्यापार घाटा हो रहा था। उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे पूछा गया। पहला स्टेटमेंट है कि पूसा बासमती 1121 पीबी 1121 आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान में पीके 1121 एरोमेटिक रूप में पंजीकृत है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा संस्थान की स्थापना 1911 ईस्वी में हुई थी। आपसे सवाल पूछा गया कि कौन से कथन सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों को दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया हुआ है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हम लोग। अगला सवाल है कि भारत में बीज किस्मों के संरक्षण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधों की किस्में कृषकों के अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001। पंजीकृत किस्मों से उत्पादित बीज को बोने, बचाने, पुनः बोने, विनिमय करने के भारतीय किसानों के अधिकार की रक्षा के लिए ये एक्ट बनाया गया था। इनमें इन बीजों को साझा करना शामिल नहीं है। आप इन बीजों को शेयर नहीं कर सकते हैं आपस में। अधिनियम केवल आधिकारिक रूप से सीमांकित भौगोलिक संकेतक क्षेत्र में IARI किस्मों की खेती की अनुमति देता है, ऐसा इसमें कहा गया। ये 3 स्टेटमेंट इसीलिए डाला गया था क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच में व्यापार को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था, जिसको लेकर भारत WTO में भी गया था कि पाकिस्तान हमारे द्वारा उपजाए गए बीज को, हमारे द्वारा बनाए गए बीज का दूसरा नाम रख के उसका उत्पादन पाकिस्तान में कर रहा है और विश्व के मार्केट में चावल बेच रहा है, जिससे भारतीय व्यापार को नुकसान पहुंच रहा है। उसी के दौरान ये सारे टॉपिक चर्चा में थे, जिसमें से ये टॉपिक से आपसे सवाल पूछे गए हैं। 5 का आंसर हो जाएगा केवल पहला सही है, दूसरा और तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। क्या है देखिए यहाँ, दूसरा इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि शेयर करने का अधिकार किसानों को प्राप्त होता है। 2001 में लागू किया गया पौधा किस्म और किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम पंजीकृत किस्मों के उत्पादित बीज अनाज को बोने, बचाने, दोबारा बोने, आदान प्रदान करने या साझा करने के भारतीय किसान के अधिकार की रक्षा की जाती है इसमें। और क्या बोला गया कि 1966 का बीज अधिनियम
ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 1966 का बीज अधिनियम हरित क्रांति की शुरुआत से पहले भारत में इसको लाया गया था, ये इसीलिए जाना जाता है। भारत के भीतर बासमती चावल के केवल आधिकारिक रूप से सीमांकित भौगोलिक संकेतक जीआई वाले क्षेत्र में IARI किस्मों की खेती की अनुमति देता है, जबकि स्टेटमेंट में था कि जो जीआई टैग वाले इलाके हैं वहाँ पर भी खेती की अनुमति नहीं दी जाती है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। पौधों की किस्मों और किसान का अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 के बारे में सवाल पूछा गया है। अधिनियम प्रजनकों को संरक्षित किस्मों का उत्पादन, बिक्री, विपणन, वितरण, आयात, निर्यात करने का अधिकार प्रदान करता है। किसी किस्म के शुरुआती उपयोग से दूसरे किस्म विकसित करने की अनुमति है, लेकिन बार बार उपयोग के लिए पंजीकृत प्रजनक के पूर्व अनुमति की आवश्यकता भी होती है। प्रजनक का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? जो रजिस्टर्ड ब्रीडर हैं उनसे आपको अनुमति लेना पड़ेगा, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, आसान लगेगा आपको भाषा। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 2001 का जो एक्ट था ना, वो चर्चा में था, इसीलिए इस तरह के सवाल बनाए गए हैं। अगला सवाल भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के बारे में पूछा गया है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है उसके बारे में पूछा गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही हो जाएगा इसके बारे में? इसे 1936 में नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके प्रशासनिक नियंत्रण कृषि मंत्रालय के सीधे नियंत्रण में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1929 में हुई थी। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? डी जहाँ पर हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा, डी इसका उत्तर हो जाएगा। 1 और 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ, देखिए क्या है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कृषि विज्ञान अनुसंधान उच्च शिक्षा प्रशिक्षण में भारत का सबसे बड़ा अग्रणी संस्थान माना जाता है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसकी बात कर रहे हैं। 1911 में उत्तर बिहार के पूसा गांव में स्थापित। इसे 1936 में एक विनाशकारी भूकंप के बाद नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था। IARI का प्रशासनिक नियंत्रण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पास निहित है, जो 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। ये बिल्कुल ही एक स्वायत्त संगठन है, इसीलिए इसको स्वायत्त माना जाता है, क्योंकि ये अलग तरीके से स्थापित किया गया था। बिहार के गांव में इसको स्थापित किया गया था, लेकिन 1936 का जो भूकंप है बिहार में प्रसिद्ध, उसके पश्चात इसको नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था। प्रत्यक्ष बीज चावल विधि के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है डायरेक्ट सीडेड राइस मेथड, जिसमें अभी क्या होता है, राइस को आप एक जगह बीज लगाते हैं, फिर वहाँ से आप उखाड़ कर क्या करते हैं, पूरे खेत में फैलाते हैं। ये जो सवाल है, इसी तरीके का सवाल UPSC PT 2020 में पूछा गया था। इसी प्रकार के करंट अफेयर के कठिन सवाल पूछे गए थे। यह श्रम गहन नर्सरी बढ़ाने और रोपाई की आवश्यकता को समाप्त करता है। इसमें पारंपरिक रोपाई की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। इसके तहत फसल को पकाने में अधिक समय लगता है। कौन से कथन सही हो जाएंगे? पहला और दूसरा सही है। फसल पकाने में अधिक समय नहीं लगता, बल्कि कम ही समय लगता है। डायरेक्ट इसको विधि कहा जाता है, डायरेक्ट सीडेड राइस मेथड, जिसमें चावल का जो बुआई होता है वो पहले अभी हम क्या करते हैं, छोटा सा बड़ा सा खेत है तो उसके किसी कोने पर हम पहले अभी बीज बो लेते हैं चावल का। फिर जहाँ पर जब पौधे हो जाते हैं छोटे छोटे, फिर उसको उखाड़ कर हम क्या करते हैं, पूरे खेत में रोपण करते हैं। तो वर्तमान विधि ये है। लेकिन चावल की 2 विधियों से खेती होती है। एक होती है कि डायरेक्ट हम क्या करें, डायरेक्ट हम बीज ही पूरे खेत में डाल दें। ये जो विधि है ये आजकल प्रैक्टिस ज़्यादा किया जाएगा थोड़े दिनों के पश्चात, क्योंकि इसमें पानी की भी आवश्यकता कम पड़ती है और फसल भी अच्छे होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा सही है। तीसरा जो स्टेटमेंट था वो गलत दिया हुआ। और ये पराली प्रदूषण को भी कम कर सकती है, क्योंकि ये जल्दी पक जाती है और इसको जल्दी पकने से आप जिसको जल्दी काट सकते हैं, और जल्दी काटने से क्या होगा, अगली फसल के लिए आपको उसको जलाना नहीं पड़ेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, 7 से 10 दिन पहले ही पकना शुरू हो जाता है पारंपरिक चावल की तुलना में। अगला सवाल, भारत में टीबी के खिलाफ हाल के घटनाक्रमों पर विचार कीजिए। 2015 से टीबी के नए मामलों में वृद्धि हुई है। अकेले भारत में वैश्विक टीबी के 27% मामले दर्ज किए जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1947 में हुई थी। कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा? तो केवल दूसरा यहाँ पर सही है, केवल दूसरा यहाँ से सही है, केवल दूसरा यहाँ पर सही है। WHO के अनुमान के अनुसार हर दिन दुनिया भर में 3500 लोग तपेदिक से अपनी जान गंवाते हैं। लगभग 30,000 लोग टीबी के संक्रमित हो जाते। 2015 से टीबी के मामलों में भारत में कमी देखी गई है। और WHO का स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया था। 1948 ईस्वी में किया गया था। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च को मनाया जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। और टीबी का मैंने पहला ही सवाल क्या दिया था कि भाई ये कौन सा
टीका इसके लिए बनाया गया। टीबी रोग के बारे में थोड़ा विचार कीजिए। यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण से होता है। टीबी का पहली बार भारत के मध्यकालीन साहित्य में उल्लेख किया गया था। यह एचआईवी से पीड़ित लोगों की मृत्यु का प्रमुख कारण है और रोगाणुरोधी प्रतिरोधों में भी प्रमुख योगदान करता है, इसको माना जाता है। यानी कि रोगाणुरोधी प्रतिरोधी का मतलब क्या होता है भाई? तो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस आपके शरीर में बन जाएगा, आपके शरीर पर दवाई भी काम नहीं करेगा। इसके लिए भी प्रमुख जिम्मेदार में से एक टीबी को माना जाता है। 11 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, पहला और तीसरा सही है यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर गलत है, क्योंकि टीबी का हमें प्राचीन बीमारी है जो मिस्र में 3000 ईसा पूर्व के समय पहली बार इसको दर्ज किया गया था। किसी भी इतिहास में प्रमाण जो मिलता है वो 3000 साल पहले का प्रमाण मिलता है, जिसमें टीबी का प्रमाण हमारे पास मौजूद है, हम इंसानों के पास में। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है बंधुओं। 22 मार्च को कब से मनाना शुरू हुआ है ये आप मुझे बताएंगे, देखिए यहाँ पर क्या है कि बिहार गौरव सम्मान जो है उनसे सम्मानित किया गया कुछ लोगों को। उनका नाम है क्रिस सिंह, नाम है, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ हॉलटेक इंटरनेशनल। अमित चौधरी हैं जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं विप्रो के। डॉक्टर दिनेश रंजन है फाउंडर ऑफ प्राणा मेडिकल, और ये सारे के सारे बिहार से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर दिनेश रंजन है न्यूट्रीवेट फार्मा केयर के निदेशक हैं। इन सभी को सम्मानित किया गया था बिहार विश्व गौरव सम्मान से। बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका का क्या उद्देश्य है? एक नॉर्थ अमेरिका में एक एसोसिएशन है जिसका नाम है बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। बिहार और झारखंड के लोगों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक बंधन को सुविधाजनक बनाना, दुनिया के अलग अलग भागों में, खासतौर से नॉर्थ अमेरिका में 1976 में बिहार के लोगों को एक साझा मंच पर लाने और संयुक्त राज्य अमेरिका में त्रिराज्य न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और एक राज्य है जिसका नाम क्या है? कनेटिकट। ये नाम ही है, यूएसए का राज्य ही है कनेटिकट। इन 3 राज्यों में बिहार और झारखंड की संस्कृतियों को जीवित रखने के लिए संगठन जो है काम करता है। दरअसल में कहाँ पर है ये? तो ये अमेरिका के नॉर्थ हिस्से में काम करता है। चर्चा में था इसलिए इससे जुड़ा हुआ एमसीक्यू मैंने करवाया है। एनआईए के बारे में सवाल पूछा गया है आपसे, देखिए जरा क्या है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए अधिनियम 2008 के तहत में की गई थी। यह राज्य में विशेष अनुमति लेकर आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच करता है। इसमें परमाणु और परमाणु सुविधाओं से संबंधित मुद्दे शामिल नहीं हैं। परमाणु से जुड़े हुए मामलों पर जांच करने का अधिकार इसको प्राप्त नहीं है। तो एनआईए के बारे में सवाल पूछा गया है, जरा इसका उत्तर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल पहला यहाँ पर सही है, दूसरा तीसरा गलत है। एनआईए भारत के केंद्रीय आतंकवाद निरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है, जिससे भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, अखंडता को प्रभावित करने वाले सभी अपराधों की जांच करने का अधिकार है। कोई भी अपराध जो भारत की संप्रभुता, रक्षा, सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो, एनआईए को दिया जा सकता है। 2008 के मुंबई टेरर अटैक के बाद इसको स्थापित किया गया था। विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, परमाणु और परमाणु सुविधाओं के खिलाफ हथियार, ड्रग, नकली मुद्रा तस्करी, सीमा पार अपराध, इन सभी चीज़ों की जांच ये कर सकता है। एनआईए का गठन 2008 में किया गया था। एजेंसी को गृह मंत्रालय के लिखित घोषणा के तहत राज्यों से विशेष अनुमति के बिना भी राज्य में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच से निपटने का अधिकार है। इसको किसी राज्य से अनुमति नहीं चाहिए, ये कहीं पर भी जाके जांच कंडक्ट करवा सकता है। बहुत ही पावरफुल बॉडी है और गृह मंत्रालय के तत्वाधान में काम करती है, अद्भुत काम करती है। अगला सवाल है, एनआईए अधिनियम के बारे में विचार करना है। केंद्र सरकार एजेंसी को भारत के भीतर जांच करने का निर्देश दे सकती है। भारत के बाहर किए गए अनुसूचित अपराध के लिए केंद्र सरकार के पास निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है। एजेंसी बिना किसी पूर्व अनुमति के यूएपीए 1967 के तहत मुकदमा चला सकती है। यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत 1967 के तहत भी ये मुकदमा चला सकती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अटैम्प्ट कीजिए इसको, गलती होगा तो कोई बात नहीं। 15 का आंसर हो जाएगा डी, दूसरा और तीसरा सही है। दूसरा और तीसरा सही है। केंद्र सरकार एजेंसी को भारत के भीतर जांच करने का निर्देश दे सकती है। देखिए यहाँ पर क्या है, गलत पूछा गया था आपसे, दूसरा तीसरा गलत है, पहला यहाँ पर सही था। जब केंद्र सरकार की राय एक अनुसूचित अपराध किया गया है तो जिसकी अधिनियम के तहत जांच आवश्यक है, तो वह स्वतः ही इस एजेंसी को जांच करने का निर्देश दे सकती है। जब केंद्र सरकार पाती है कि भारत के बाहर किसी स्थान पर एक अनुसूचित अपराध किया गया है जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, तो एनआईए को मामला दर्ज करने और जांच करने का निर्देश दे सकती है। और भारत के बाहर जांच करने के लिए इसको कब ताकत दिया गया है बंधुओं? तो एनआईए अधिनियम में 2019 ईस्वी में संशोधन किया गया है। कब संशोधन किया गया है? 2019 में ये संशोधन किया गया है, 2019 में किया गया है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। 2020 में श्रीलंका में अटैक हुआ है, वहाँ पर आतंकवादी हमला हुआ था। उससे पहले एनआईए ने और भारत के आरएडब्ल्यू ने
श्रीलंका गवर्नमेंट को ये दिया था कि आप क्या कर सकते हैं, आपके यहाँ पर अटैक हो सकता है। डेट, टाइम और जगह तक भारत की सरकार ने बताया था, लेकिन वो फिर भी अटैक नहीं रोक पाए थे। उसके पश्चात ही संशोधन करके NIA को शक्तियाँ दी गई थी कि आप भारत के बाहर जाकर भी जाँच कर सकते हैं, और उस जाँच में NIA ने भी सहयोग किया था। तो आप इस तरह से कहानी के द्वारा याद रख सकते हैं। गैर कानूनी गतिविधियां UAPA 1967 कुछ अन्य अनुसूचित अपराधों के तहत में अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने के लिए एजेंसी केंद्र सरकार की मंजूरी लेती है। UAPA पर अगर NIA को काम करना है, किसी पर ये धारा लगाना है NIA को, तो NIA फिर केंद्र सरकार से अनुमति लेती है। उसके पश्चात अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट किसी पर लगाए जाते हैं। ये बड़ा ही खतरनाक सा एक्ट है। UAPA लगने के बाद बेल भी नहीं मिल पाता है। NIA अधिनियम में हाल में क्या संशोधन किया गया है, देखिए यही वो संशोधन है जिसके बारे में मैंने आपको अभी कहानी बताया। अधिनियम ने एजेंसी को भारत के बाहर किए गए अपराधों की जांच करने का अधिकार दिया, जो अंतर्राष्ट्रीय संधि और अन्य देश के घरेलू कानूनों का अधीन है। इसमें मानव तस्करी से संबंधित मामलों की जांच करने की अनुमति दी गई है। इसका विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 से कोई संबंध नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बी, पहला, दूसरा सही है। विस्फोटक अपराध अधिनियम जो है उसके तहत भी और 2019 में संशोधन किया गया था। मानव अपराध, मानव तस्करी जो होता है, जिसका बहुत बड़ा समस्या है भारत के साथ, मानव तस्करी का, ख़ासतौर से बांग्लादेश के बॉर्डर पर और नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर पर मानव तस्करी की घटनाएं ज़्यादा देखी जाती हैं, और भारत से अरेबियन कंट्रीज़ में भी मानव तस्करी होती हैं। तो इस एक्ट में संशोधन करके 2019 में NIA को मानव तस्करी से डील करने का और भारत से बाहर जाकर जांच करने का अधिकार दिया गया है। तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। 1908 के तहत में अपराध से संबंधित मामलों की जांच करने की अनुमति है इसके पास में, और 1908 का जो विस्फोटक पदार्थ अधिनियम है उसके तहत भी ये जांच कंडक्ट करवा सकती है। स्वास्थ्य और देखभाल के लिए उचित हिस्सा रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, हिंदी बड़ा खराब हो जाता है। फेयर शेयर फॉर हेल्थ एंड केयर रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय किसके द्वारा, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये क्या है, फेयर शेयर फॉर हेल्थ एंड केयर रिपोर्ट। ये कौन जारी करता है, तो WHO जारी करता है फेयर शेयर फॉर हेल्थ एंड केयर रिपोर्ट। ध्यान में रखिएगा इसको। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण ISA, जिसको क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी कहा जाता है, के बारे में कौन सा कथन इनकरेक्ट है, गलत है, ये पूछा गया है। तो यह 1982 में स्थापित एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यही यहाँ पर गलत। बाकी स्टेटमेंट देखिए, यह समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से संबंधित है, अनक्लॉज जिसको कहा जाता है। ISA को समुद्री पर्यावरण के प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिदेश प्राप्त है। इसका मुख्यालय जमैका में है। देखिए 1994 में इसको स्थापित किया गया था, 1994 में 1994 में, इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत था। बाकी यहाँ पर सारे के सारे सही दिए हुए हैं। 2023 तक ISA के 169 सदस्य हैं, जिनमें से 168 सदस्य हैं, और एक संगठन है जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन, जिसका नाम है, इसके सदस्यों के जो संख्या है वो भी ध्यान रखिएगा। इस प्रकार सवाल पूछा जा सकता है कि UN के सभी सदस्य जो हैं इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी के सदस्य हैं, तो वहाँ पर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा, छोटा सा ये फैक्ट ध्यान में रखेंगे तो कई सारे सवाल आप सॉल्व कर लेंगे। अगला सवाल है अनक्लॉज के बारे में। अनक्लॉज के बारे में 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, ज़रा ध्यानपूर्वक देखिए। 1, 2, 3 है ये दरअसल में, कौन कौन से सही होंगे, कौन से गलत होंगे। यह 1982 प्रभावी हुआ। इसमें समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना शामिल है। इसमें देशों के बीच विवाद निपटान शामिल नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पहला और दूसरा तो शामिल है। UN क्लॉज बनाया ही इसीलिए गया था कि समुद्र से जुड़ा हुआ विवाद, क्योंकि समुद्र जो है ये पूरी दुनिया का है, किसी देश का नहीं है। हाँ, कुछ क्षेत्र ऐसे होते समुद्र के जो आपकी सीमा से लगते हैं, वो आपके हिस्से ज़रूर आता है। बाकी सुनिए, दुनिया का समुद्र है और उस पर UN का कानून चलता है। तो ये कानून बनाया ही इसीलिए गया था ताकि दुनिया भर में झगड़ा झंझट थोड़ा सा कम हो, लेकिन हो ही रहा है। दक्षिणी चीन सागर में अनक्लॉज का पालन नहीं किया जाता है, तो हमेशा ही चर्चा में रहता है ये। इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला दूसरा सही है यहाँ पर। समुद्री क्षेत्र की परिभाषा जैसे कि प्रादेशिक समुद्र, सन्निहित क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र और महाद्वीपीय शेल्फ, सारे मैं डिफाइन कर चुका हूँ। दक्षिण चीन सागर को लेकर जब विवाद हुआ था कुछ दिन पहले, हफ्ता भर पहले, मैंने सारा डिफाइन किया है, बताया है आपको कि क्या क्या इस क्षेत्र को कहा जाता है। यह दुनिया के महासागर समुद्र में कानून व्यवस्था की व्यापक व्यवस्था स्थापित करता है, जो महासागर उनके संसाधनों के सभी उपयोग को नियंत्रित करने वाला नियम स्थापित करता है। तटीय राज्य, ध्वज राज्यों का अधिकार, मतलब कि कोस्टल को इसने ध्वज राज्य लिख दिया, फ्लैग स्टेट लिख दिया है, फ्लैग स्टेट को ध्वज राज्य लिख दिया है हिंदी ट्रांसलेशन में। विवादों का शांतिपूर्ण समाधान के लिए भी रास्ते तलाशता है UN क्लॉज के तहत में।
UN क्लॉज टॉपिक को अच्छे से करके जाइएगा, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक क्षेत्र, जिसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, उसके बारे में स्टेटमेंट है, ज़रा हल करने की कोशिश करें सभी लोग। इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से भारत सरकार की पहल है। EEZ महासागर का एक क्षेत्र है जो 200 समुद्री मील तक फैला हुआ होता है। अनक्लॉज 1982 में शुरू किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। बताइए इसका आंसर क्या हो। डी इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पहला गलत है, पहला को एलिमिनेट करेंगे तो डी इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। अनन्य आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा 1982 के संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के माध्यम से अपनाया गया था। ये किसी एक सरकार की पहल नहीं होती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत में ये मिला हुआ होता है। अनक्लॉज के तहत परिभाषित EEZ किसी देश के स्थल से 200 समुद्री मील 370 किलोमीटर तक फैला हुआ महासागर का क्षेत्र है, जिसमें उस देश को प्राकृतिक संसाधनों का अन्वेषण और दोहन का विशेष अधिकार प्राप्त होता है। कयासूर हाल ही में चर्चा में रहा था। ये क्या है? ये एक जूनोटिक बीमारी है, कयासूर फीवर, आपने नाम सुना होगा। ये एक फॉरेस्ट है कयासूर, वहीं से पहली बार फैला था, उसी के पश्चात से इस फीवर का नाम पड़ गया कयासूर फीवर। ये चर्चा में रहता है, ये बीमारी है। ये कयासूर फॉरेस्ट जो डिजीज़ है ये क्या है? तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि इसे बंदर के रोग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये बंदरों की मृत्यु से जुड़ा हुआ है। इसे पहली बार 1992 कर्नाटक पहचाना गया। वायरस केवल बंदरों में ही पाया जाता है। 3 इसके दिए हुए स्टेटमेंट, इसका आंसर हो जाएगा केवल पहला सही है यहाँ पर, दूसरा तीसरा गलत है। कयासूर वन रोग वायरस के कारण से होता है, जो मुख्य रूप से मनुष्य और बंदर दोनों को प्रभावित करता है। तो केवल बंदर पाया जाता है, ये गलत हो जाएगा। इसकी पहली बार पहचान 1957 में कर्नाटक के कयासूर वन के एक बंदर के भीतर में हुआ था, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया था। तब से प्रति वर्ष 400 से 500 मानव पाए जाते हैं इससे डिजीज से प्रभावित। प्रकृति में वायरस मुख्य रूप से हार्डट्रिक्स, हेमाफिलेसिस, स्पिनेगेरा बंदर, कृंतकों और पंक्षियों में बना रहता है। और कयासूर फॉरेस्ट डिजीज जो है ये कर्नाटक में ही खोजा गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। 1957 में खोजा गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत पहले की बात है। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला है कयासूर वन किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में है, वहीं पर इस फीवर की खोज हुई थी। निम्न में से कौन सा भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत नहीं आता है? तो स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण अधिकार जिसको SDR कहा जाता है, गोल्ड रिजर्व SDR, रिजर्व पोजीशन विथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो IMF में हमारा रिजर्व है वो, और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, भारत के आकस्मिक निधि। तो भारत के आकस्मिक निधि विदेशी मुद्रा भंडार में नहीं आता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल पूछ सकता है। देखिए क्या क्या आता है। फॉरेन करेंसी एसेट्स, जिसमें विदेश के जो बड़ी मुद्राएं हैं, जैसे पाउंड हो गया, जैसे आपका डॉलर हो गया, जो बड़ी मुद्राएं हैं उनको हम रखते हैं। जापान के और चीन का करेंसी भी रखते हैं। गोल्ड रिजर्व हो गया, स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो हो गए, और रिजर्व पोजीशन विथ IMF, ये सारे के सारे फॉरेन हमारे किस में आते हैं? तो एक्सचेंज में आते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है उसके तहत में आते हैं। हाल ही में बाल्टीमोर ब्रिज ढह गया, ये कहाँ पर स्थित था? बाल्टीमोर ब्रिज याद है आपको, एक भारतीय जहाज़ टकरा गया था, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है USA में, अमेरिका में स्थित था बाल्टीमोर। हाल ही में WMO ने अपनी रिपोर्ट में 2023 को सबसे गर्म वर्ष बताया। WMO के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में विचार करना है आपको। देखिए क्या है, ये एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें 192 सदस्य राज्य और क्षेत्र शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन इस संबंध में एक अन्य एजेंसी है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। WMO का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। इसका आंसर हो जाएगा डी, केवल पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है। क्यों? इसकी जो उत्पत्ति है ना WMO की, अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन से हुई है, जिसे 1873 वियना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस के बाद स्थापित किया गया था। 23 मार्च 1950 को WMO कन्वेंशन के अनुसमर्थन के द्वारा WMO मौसम विज्ञान केंद्र, मौसम और जलवायु परिचालन, जल विज्ञान संबंधित भूवैतनिक विज्ञान के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बन गई, जिसको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन नाम दे दिया गया। WMO का मुख्यालय जिनेवा में है, न कि न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में UN के मुख्यालय हैं, और बाकी आपको मैक्सिमम मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड में ही दिखेगा आपको। स्विट्ज़रलैंड मुख्यालयों वाला देश है एक तरह से, दुनिया का सबसे तटस्थ देश था, इसीलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा मुख्यालय बने हुए हैं। स्विट्ज़रलैंड UN का भी मेंबर नहीं बना था, बहुत बाद बना है। वो तो EU का भी मेंबर नहीं है, किसी चीज़ का मेंबर नहीं रहता है वो जल्दी। दोनों विश्व युद्ध में भी उस तटस्थ रहा, इसीलिए वहाँ पर इतने सारे आपको हेडक्वार्टर दिखेंगे।
ग्रीन हाउस गैस के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। यह पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली गैसों का एक समूह है। यह घटना पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है, जिससे यह जीवन के लिए रहने योग्य बनाती है। इसका आंसर हो जाएगा सी। बिल्कुल दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगर ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होती तो हम लोग पृथ्वी पर नहीं रह पाते, फिर पृथ्वी भी चंद्रमा और मंगल जैसा ही हो जाता। क्या हो जाता भाई कि रात्रि में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती कि इंसान जीवित नहीं रह पाते, और दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती कि इंसान जीवित ही नहीं रह पाते। तो ग्रीन हाउस इम्पैक्ट क्या करता है, जैसे पृथ्वी अर्थ है तो हमारे पर्यावरण में जो ग्रीन हाउस की गैस मौजूद हैं वो पृथ्वी से निकलने वाली दीर्घवृत्त जो होती है, क्या बोलते हैं उसको यार, दीर्घ किरणें जो होती हैं, वेव जो होते हैं हीट के, उनको ट्रैप करके पृथ्वी को गर्म रखने में मदद करती हैं। लेकिन यही गैस अगर बहुत ज़्यादा हो गए तो क्या होगा, पृथ्वी ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो जाएगा, पृथ्वी की हीट निकल ही नहीं पाएगी। दिन भर पृथ्वी हीट प्राप्त करती है, रात्रि को उसको बैक कर देती, उत्सर्जित कर देती है, जिससे पृथ्वी अपना टेम्परेचर मेंटेन करती है। और अगर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो जाएगी, और पृथ्वी गर्म होने से क्या होगा, सारे बर्फ़ पिघल जाएंगे, नदियाँ समुद्र उफन जाएंगे, बाढ़ आएगी पहले भीषण, उसके बाद लंबी सूखा का स्थिति बन सकता है। तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हमारे लिए ज़रूरी भी है, वहीं पर ये बहुत ख़राब भी है अगर अति हो जाए तो। अगला सवाल देखिए क्या है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के बारे में समझा दिया मैंने आपको। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है, आज ही मैंने पढ़ाया था ये। इसे पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका लक्ष्य 131 शहरों में 2026 तक औसत पार्टिकुलेट मैटर सांद्रता को 40% तक कम करना है। आर्सेनिक प्रदूषण इसका हिस्सा नहीं है। गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आज ही मैंने पढ़ाया है कि 2019 के जनवरी में लॉन्च किया गया था, 2019 के जनवरी में लॉन्च किया गया था। 2017 के तुलना में हमें पॉल्यूशन को कम करना है। इसका लक्ष्य पहले 2022 तक था, अब इसको बढ़ाकर 2026 तक कर दिया गया है। और आर्सेनिक प्रदूषण भी इसका हिस्सा है, इसीलिए केवल डी हो जाएगा सही, केवल डी हो जाएगा सही। बाकी यहाँ पर सारे गलत दिए हुए हैं। ये मैंने इसमें 28 कड़ी में क्वेश्चन करवाए हैं आपको। इसके बाकी क्वेश्चन आपको जल्दी मैं करवा दूंगा और डिटेल में करवाऊंगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।